हारून शरीफ साहब, आईएमएफ को मुतमईन करने के लिए या आईएमएफ से डील सिक्योर करने के लिए 215 अरब रुपए के जो इजाफी टैक्सेस, जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दी 10% के हिसाब से, वो ट्रांसलेट होगी इन्फ्लेशन के अंदर, और तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो मजीद 2.5% के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स का इजाफा कर दिया गया है। अगर कोई शख्स अच्छी तनख्वाह ले रहा है इस मुल्क के अंदर और उस अच्छी तनख्वाह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर रहा है, अपनी ज़िंदगी खुद चला रहा है बगैर रियासत की मदद से, तो रियासत उसको फैसिलिटेट करे या उसे कहे कि अच्छा तुम ज़्यादा तनख्वाह क्यों ले रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तो और टैक्स ला देंगे। ये क्या मेंटालिटी है फिर? हम ये सब डेस्परेट टाइम्स हैं और नी जर्क, इसको हम रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि जब एक सूरत हाल एक ऐसी है आसान अल्फाज में कि आपका जो घर है उसके अंदर जितनी आपकी आमदनी आ रही है उससे 5 गुना ज्यादा आपका कर्ज है जो आपने वापस करना है। लोग घर को जब्त करने के लिए बाहर खड़े हैं, आप डेस्परेटली लोगों से मजीद कर्ज मांग रहे हैं कि भाई मेरे घर को बचा लें। एक तो ये डेस्परेशन का आलम है जिसमें फिर थिंकिंग ज्यादा नहीं की जाती है, जिसको हम कहते हैं इजी वे आउट्स ढूंढे जाते हैं। और आईएमएफ ने देखे ना, जब बजट आया तो बहुत से लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमने कहा कि अगर आईएमएफ की इंडोर्समेंट चाहिए तो ये बजट 2 हफ्ते के लिए भी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो इसके अंदर एतराजात करेंगे। अब आपने आईएमएफ से कहा कि जनाब आप जो कहते हैं हम साइन कर देते हैं, और आपने देखा पिछले 3 दिनों में पार्लियामेंट ने, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, उन्होंने सब वो एक्शन ले दिए जिससे एक तरफ टैक्सेस बढ़ा दिए, साथ ही शरह सूद भी बढ़ा दी, क्योंकि टैक्सेस बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब ये सूरत हाल जो है, खुशाइंद बात यह है कि शायद एटलीस्ट कुछ सर्टेनिटी की तरफ चली जाए और एक आपका मुआहदा हो जाए। लेकिन जो 3 स्टेजेस हैं जो मैं अर्ज करना चाहता हूं समझने के लिए, कि ये सारी एफर्ट जो है ये कोई मईशत को रिवाइव करने की नहीं है, ये सिर्फ एक फ्री फॉल से रोकने की है और कुछ स्टेबिलिटी लाने की है। ये हमें समझने की जरूरत है कि इससे ना तो कोई रोजगार बेहतर हो जाएगा आईएमएफ के आने से, ना इससे कुछ पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चल पड़ेगी। वो काम, हाँ आपको कुछ स्पेस मिल जाएगी जिसमें आपने ये काम करना है। अब आप अगले 6 माह का देखिए, जिन लोगों ने ये काम करना है, अगर तो टाइम पर इलेक्शन होते हैं तो अब ये हुकूमत तो ये काम करने से रही, क्योंकि अब ये तो इलेक्शन में चली जाएगी। केयर टेकर के पास मैंडेट नहीं है, लेकिन वो जरूर तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अब ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में जो भी अब नई शक्ल बनेगी वो इसके ऊपर तवज्जो दे के कुछ काम करेंगे। मैं अपने अपोजिशन के दोस्तों से भी और हुकूमत के दोस्तों से भी मतवातर कहता आ रहा हूं, जब हुकूमत चार्टर ऑफ इसकी इकोनॉमी की बात करती है, मैं उनसे कहता हूं कि आपका कहां है ऑप्शंस नोट कि जी जिसके ऊपर इस चार्टर की बात की जाए। अपोजिशन जब उनको क्रिटिसाइज करती है, मैंने शौकत तरीन साहब से भी कहा कि जी आपका व्हाइट पेपर कहां है कि ऑल्टरनेट हमारा प्लान क्या है। जैसे भी फरूक सलीम साहब कह रहे थे, हमें वो कहीं प्लान दिखाई नहीं देता। अब उसकी बहुत सी वजूहात है। एक वजह तो ये है कि हमारे पास सलाहियत ही नहीं है, दूसरी वजह यह है कि हमारी नीयत नहीं है, हम बिजनेस एज यूजुअल चलाना चाहते हैं और इस उम्मीद पर है कि अगले सालों में भी हमेशा की तरह कोई आएगा हमें बेल आउट कर जाएगा। तो फिर हारून साहब, क्या जब ये सिनेरियो जो आप रख रहे हैं, इतनी ग्रेव सिचुएशन है इस वक्त, तो क्या पर इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस को ये जेब देता है कि वो 1300 से अपनी गाड़ियां बढ़ा के 1600 सीसी कर लें, वो चेयरमैन सेनेट और बाकी सेनेटर्स के लिए वो मराद के ऊपर कानून साजी करें? क्या पर इनको ये जेब देता है? देखिए जी, हुकूमत को तो फेडरल गवर्नमेंट को इतना बड़ा साइज ही जेब नहीं देता। 84-85 रुकनी काबीना जी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो बाद की बात है। ये तो मैं कह रहा हूं कि एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, रिस्पांस जो है वो बिजनेस एज यूजुअल है, आंखें बंद है, डिनायल है कि कुछ नहीं हुआ है। अब आप खुद देखिए कि सिग्नल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं, पब्लिक से कह रहे हैं आप सेक्रीफाइस कीजिए, आप खुद को कुछ सिग्नल दीजिए कि हमने जनाब ये काम कर दिया, इससे 25% खर्चा कम हो जाएगा हुकूमत का, या वट एवर नंबर।
कुछ तो टेबल पर रखें। हम तो देख रहे हैं कि कारोबार उसी तरह चल रहा है, पेट्रोल की लिमिट्स, यूटिलिटी बिल की लिमिट्स, घर, नौकर, खर्चे, एक्सपेंशन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। या तो इनको कुछ पता है जो मुझे और फारूक साहब को नहीं पता, अगर तो पता है तो हमें बता दें। लेकिन जो नंबर्स हमें बता रहे हैं वो तो आप इस हालात में तो गालिबन अगला बजट नहीं बना पाएंगे अनलेस आप या तो फैमिली सिल्वर बेचेंगे। अब कल मेरी खबर के मुताबिक कल श्रीलंका का एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग का पैकेज अनाउंस किया जाएगा। श्रीलंका उसके का? अंदर जी, उसके अंदर कड़ी देखिए, दो ममालिक हैं साउथ एशिया में, श्रीलंका और पाकिस्तान, जो इस वक्त एक्सट्रीम इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। एक ने डिफॉल्ट कर दिया है, एक ने नहीं किया है, लेकिन फंसा हुआ है। अब वो जो उसके अंदर जो पैकेज आएगा, उसके अंदर ना सिर्फ उसके जवाब में कड़ी शरायत रिफॉर्म्स होंगी, बल्कि एसेट्स का स्वैप भी एक्सपेक्टेड है, एसेट्स लिए जाएंगे और श्रीलंका को मॉनिटर किया जाएगा। खुदा ना खास्ता हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। और पॉलिटिशियंस, मेरा एक बड़ा कंसिडर ओपिनियन है हमारी आजकल की सियासत में, ये उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ सिर्फ देना है कि भाई ये एक स्पेस बनाओ प्रोफेशनल्स की, आप ये कर दीजिए। वो स्पेस नहीं दिखाई दे रही मुझे कहीं पर कि आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को लीड दें जिस पे मार्केट भरोसा कर सके। अरुण शरीफ साहब, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक चीज़ बार बार देखने को मिली है कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन एग्रीमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से जिनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। वो कभी भी लोगों के सामने वो इन्फॉर्मेशन राइट टू एक्सेस के थ्रू भी नहीं आ सकी है। अभी ये जो दुबई यूएई के साथ जो कराची पोर्ट की डील हुई है, ये भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है। इसकी वजह क्या होती है? आप चूंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हेड कर चुके हैं, इसमें कोई फ़ायदा होता है इन मालूमात को छुपा के रखने का? देखिए, इसके दो पहलू हैं। अभी तो हुकूमत जो है स्ट्रगल कर रही है बहुत सालों से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कमर्शियल डील्स करने में, खास तौर पे गल्फ के ममालिक के साथ, क्योंकि वहां का सिस्टम ऐसा है कि जहां पर एक शेखडम है, जहां एक या दो लोग फैसला कर देते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम्स और सिक्योरिटी क्लियरेंसेस और एनओसीज, वो बार बार हुकूमत को कहते हैं कि जनाब आपने काम करना है तो फैसला करें, आप लटका देते हैं। उसका हल यह निकाला है कि इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट पिछले नवंबर में पास किया गया, जिसके बाद ये राइट टू इंफॉर्मेशन और ये जुडिशियल प्रोब्स और उसके ऊपर स्क्रूटनी की क्लॉजेस को खत्म कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया। अब उसके तहत हमने दो ट्रांजैक्शंस की हैं। एक हमने रूजवेल्ट होटल को किराए पर दिया है, जो कि हमने हेल्थ एंड हॉस्पिटल कॉरपोरेशन है न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट की, उसको दिया है कि आप वहां पर रेफ्यूजीज को ठहरा दें जो मैक्सिको वगैरह से आते हैं, इमिग्रेंट्स, नॉट रेफ्यूजीज। दूसरा हमने ये डील की है पोर्ट की। इसमें मुझे सिर्फ दो नुकात वेरी क्विकली हैं कि देखिए, ये जो डील्स होती हैं इसमें आई अंडरस्टैंड कि फास्ट ट्रैक करना चाहिए और फैसला लेना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल यूजर को देना अच्छी बात है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हमने तो बिल्कुल ही इसको लॉस मेकिंग कर दिया। लेकिन हमें एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस, रूल्स ऑफ बिजनेस इसमें डिफाइन करने की जरूरत है। इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए हम एक मिनी इंटरनल कंपटीशन करते हैं कि हमने 3 पोर्ट से पूछा, इसकी बेस्ट बिड थी, इसके पास इतना तजुर्बा था, हमने इसको दे दिया, हम इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, ताकि लोगों को एतबार है कि आपने कोई प्रोसेस किया है। मेरा ख्याल यह है कि ड्यू प्रोसेस अगर हुआ है तो वो कम्युनिकेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका ये सवाल आ रहा है। मैंने कोई 10 साल यूके की गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी की हुई है, क्योंकि फरूक कह रहे थे। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं कि वहां पर इवन वजीर को ऑफिशियल कार नहीं मिलती है। आपको अपनी मीटिंग्स पे जाने के लिए एक कार पूल होता है, जिसके तहत आपको मीटिंग्स के लिए गाड़ी दी जाती है। वो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ना कोई पेट्रोल की सीलिंग होती है। और जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वहां पे मैं वहां मौजूद था, आप यकीन करें, 14 घंटे की फ्लाइट में मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सिर्फ इकोनॉमी में जाने की इजाजत थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके सब हम एयरपोर्ट जाते थे। अब ये एक सिग्नल है कि हुकूमत जो है वो एक ऑस्टेरिटी को संजीदगी से ले रही है। हम तो ना अपने जीओआर के घरों को छोटा करने पे तैयार हैं, ना गवर्नर हाउस को, ना जमीनों को, ना अपने पर्क्स को, बहुत ना बहुत, हाँ, रेस्ट मेरा ख्याल हाउसेस। इसी